Good evening. This is again Ankuresh Ranjan brings you new lecture ahead. New lecture vector form of Coulomb law. Before dealing it, इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ को डील करने से पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में जो है चार्ज के बारे में प्रॉपर्टी सब ऑब्जेक्टिव्स एंड कूलम्स लॉ को मैग्नीट्यूड के रूप में पढ़ा है. तो बिफोर डिस्कस द वेक्टर लॉ वेक्टर फॉर्म हम लोग जो है थोड़ा सा कूलम लॉ को रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि तो कूलम लॉ जो था बेसिकली जो था एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉ. कूलम एंड इट्स कलीग परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेक टू चार्ज इन अपार्ट टू चार्ज केप्ट अपार्ट. तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने देखा कि क्या क्या हुआ, उसके बाद उस पर जिस्ट निकाल करके एक्यूमुलेट करके पूरा एक लॉ दिया. तो कूलम लॉ जो बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. पॉइंट कहने का मतलब कि चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज के ये जो कूलम्बिक फोर्स था या कूलम लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल था और दो चार्ज के इंटरेक्शन एक्शन और रिएक्शन रिपल्सन जो है एक्शन और रिपल्सन ये शो कर रहा था. तो बेसिकली फर्स्ट जो था वो इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस. A charge should be point charge. Point charge. Coulomb law applicable for point charge. Point charge नहीं लिया जाएगा. अगर दो चार्ज बॉडी ली जाए और मेनली बेसिकली मान लीजिए कि ये पूरा चार्ज है यूनिफॉर्म रूप से. We have considered a similar charge body. Then its charge center lie at the center of the body. स्फेरिकल है तो सेंटर पे लाई करेगा चार्ज का सेंटर. तो वहाँ से हम लोग इस दोनों को लाइन ज्वाइन करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे. तब अगर दोनों चार्ज पॉजिटिवली है तो जब इसको ये साथ लेके आए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर. तो रिपल्सन जब शो करेगा तो यहाँ के जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा फर्दर एंड पे. और इसका जो पहले जो सेंटर ऑफ चार्ज था वो बॉडी का वो रिप्लेस हो जाएगा अब. और इधर से भी इस चार्ज बॉडी का भी जो है चार्ज जो एक्यूमुलेशन हो जाएगा अदर ही और सेंटर विल बी शिफ्टेड और अवे. तो ये जो अब फर्दर ये तो कैलकुलेशन विल बी टेकन एट द सेंटर ऑफ टू पॉइंट चार्ज और अब नाउ इट बिकम्स आर डैश. तो बॉडी का जो है सही मूल्यांकन फोर्स का नहीं किया जा सकता. इस वजह से जो है हम लोग पॉइंट चार्ज को अगर कंसीडर करें तो ये कूलम लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए फिट बैठता है. तो पॉइंट चार्ज के लिए स्टेशनरी. और हम लोगों ने देखा कि ये टू चार्ज पे जो है फोर्स अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा. Q1 और Q2 रिपेल्स. फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ड्यू टू वन एंड फोर्स वन ऑन ड्यू टू टू. तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है. तो जब डायरेक्शन अलग अलग है अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है. इससे कंक्लूजन ये निकला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट और दो डिफरेंट बॉडी पे ये परफॉर्म हो रहा है. तो ये यहाँ से निकला कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है. कूलम्बिक फोर्स आर एक्शन रिएक्शन पेयर. अब यहाँ से देखें कि नेट फोर्स विल बी 0 F12 और F21. अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम. तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस जो हम लोगों ने लिया था वो 0. दैट वाज कंजर्वेटिव हो. कूलम्बिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का है. इफ अगर बॉडी कंसीडर करा जाए पॉइंट के टर्म्स में तो बॉडी अगर कंसीडर करते ये सेंट्रल फोर्स भी कहलाता है.
कूलम्बिक फोर्स और सेंट्रल फोर्स। अब आगे पॉइंट चार्ज हो गया, तो यहाँ पे है एक्शन रिएक्शन पे कंजर्वेशन हो गया सेंट्रल फोर्स। इसी तरह हम लोग आगे पढ़ चुके थे, सबको एक्यूमुलेट कर करके जो है फॉर्म दिया था, रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसको हटा करके एक कांस्टेंट दिया गया K। तो यही बेसिकली था कि कूलम्स लॉ ये कह रहा था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्ज एट द acts along the line joining the charge is directly proportional to product of their magnitude of charge and inversely proportional to square of the separation between charge। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग डील कर चुके थे। तो अब इसमें वेक्टर फॉर्म में हम लोग जा रहे हैं डील करने के लिए। तो वेक्टर फॉर्म, नाउ लेट अस कंसीडर टू point charge Q1 and Q2 are placed at A and B having position vector from origin O of 3 coordinate system as shown, having position vector from origin of 3 coordinate system R1 and R2 respectively, which is shown in figure, as shown in figure, x y axis, x axis and here z axis. Let here be the origin, A be the point where Q1 charge is situated. Now B be the point where Q2 charge is situated. Let us assume both are positive. If Q1 Q2 is greater than 0, repulsion takes place. Repulsion occurs. Either condition, either charge will be positive or either charge will be negative. Both are positive or both are kept apart with some distance, that has magnitude is greater than 0, that repulsion takes place. Now देख रहे हैं अब पोजीशन वेक्टर जो है ओ ए को मिला है जो R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर O to B that is R2 वेक्टर। Now let us assume the Coulomb according to Coulomb's law। हम लोग देखते हैं क्या, Q1 चार्ज पे Q2 के द्वारा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगाया जाएगा इस डायरेक्शन में, that is force on 1 due to 2 और इस बॉडी को यहाँ से हम लोग पोजीशन वेक्टर को यहाँ से मिलाते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों के बीच में R21 वेक्टर। अब नाउ एज पर Coulomb's law, force on Q1 due to Q2 is F12 X, Q2 is F1 is given as F12
इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर. This is the vector form of Coulomb's law in SI unit. This is the vector form of Coulomb's law. इसको थोड़ा इलेबरेट करें तो देखेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है. सिमिलरली भी कह सकते हैं अगर कि फोर्स Q2 पे Q1 के द्वारा, तो फोर्स दैट इज F21, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से खींचेंगे R12. यहाँ जो है F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और हमने पोजीशन वेक्टर जो लिया है ये जो यूनिट वेक्टर वो 2 1, इसलिए क्योंकि इस पे फोर्स इसके द्वारा लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से ऑरिजिन मान करके इस फोर्स जो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को लिया जाए तो R21 2 से 1, इसीलिए यहाँ R2 से 1, क्योंकि 2 का एक्शन 1 पे हो रहा है, तो ऑरिजिन इसको मान लिया और इसे स्टार्ट करके इससे एंड कर दिए, तो वेक्टर 2 1. नाउ सिमिलरली F21 is given by KQ1 Q2 by R12 square or R12 unit vector. These two equations are the vector form of Coulomb's law. Now elaborate it. थोड़ा सा इसको elaborate करते हैं. We know that unit vector is defined as the vector by its divided by its magnitude. R12, if you consider R12 unit vector, then it is vector 12 by magnitude of 12. इन टर्म में यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन. नाउ वी विल गेट F12 इक्वल्स टू KQ1 Q2 upon R21 square R21 vector by or R21 unit vector equals to R21 vector by R21 magnitude by R21. Now finally equation becomes R21Q R21 vector. This is equation 1. Now further elaborate. अब इस डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में फ्रॉम फिगर, इन फिगर अप्लाई वेक्टर law, that is triangle law vector. Triangle law, इस फिगर में ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं कि O से A B जो वेक्टर है और B से A के पास वेक्टर, तो रिजल्टेंट दिख रहा है कि OA भी द रिजल्टेंट R2 वेक्टर प्लस R1, अभी इसको मिटा लेते हैं, 2 1 equals to R1. Now R21 vector equals to R1 minus R2 vector. Replace that term relating to this one or now becomes F12 equals to KQ1 Q2 upon R1 minus R2 vector by magnitude of R1 minus R2 cube. Now this equation 1 dies. Similarly,
Q1 vector equals to K Q1 Q2 R2 minus R1 mod का Q R2 minus R1 vector. ये 2 dash. These two equations are the vectors form of Coulomb law. ये जो दो इक्वेशन दिख रहे हैं 1 डैश और 2 डैश या फिर 1 और पिछले देखे थे 2 F21 निकालेंगे आप लोग आराम से, तो वो सब जो है इक्वेशन जो है दिस आर द फेमस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ. अब हो गया, अब इसको नोट कर लिए आप लोग, वेक्टर फॉर्म में आएगा तो ऐसे लिख देना है. कोई एक भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि दोनों डील करेंगे. अब नाउ आगे की ओर चले. आज हम लोग कूलम्ब वेक्टर लॉ और उस पर ऑब्जेक्टिव और कुछ प्रॉब्लम करेंगे. इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा, वो भी देखेंगे आगे. अभी तो अभी हम लोग फेमस कूलम्ब लॉ देख चुके. F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R square, where R is the separation between two which is defined quantity, Q be the charge which also defined quantity, Q2 are charge which is also defined quantity, F be the force which is also defined quantity. But here K is an experimental value. K जो है वो experimental value है, having the value K equals to 1 by 4 pi epsilon naught equals to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर. K K इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ये कहाँ से आया है? ये जो है देखा गया कि सम किसी भी मीडियम में जब रखने पे फोर्स की वैल्यू जो है इन्फ्लुएंस हो जाती है. व्हेन टू चार्ज केप्ट इन एनी मीडियम इट इन्फ्लुएंसेस by the medium. That's why K must be introduced to give the real value of the force between two charge. दो चार्ज के बीच में जो है रियल वैल्यू, रियल फोर्स की वैल्यू प्राप्त करने के लिए K को इंट्रोड्यूस करा गया है. अब यहाँ K equals 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity. Epsilon naught is the absolute permittivity of free space. While अगर जब दो चार्ज फ्री स्पेस में रखे हों तो आप कूलम्बिक फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Real epsilon naught gives that the charge are in free space. फ्री स्पेस में है. अगर मीडियम में किसी मीडियम में रखा पड़ा है तो सिंपल सा एप्सिलॉन, ये हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इन विच ए चार्ज केप्ट. नाउ अगर किसी भी दो मीडियम को रिलेट कर लिया जाए, कांस्टेंट टर्म लेके आएंगे. That constant is known as dielectric constant. Dielectric constant और inductive capacity. Dielectric constant और relative permittivity. Relative dielectric relative permittivity, which is ratio. It is constant and a ratio of absolute denoted by B K, capital K, और simple epsilon r. It is the ratio of absolute permittivity
permittivity of medium to absolute permittivity of free space। रेशियो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको कि कैपिटल के और एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इट इज अ रेशियो है। नाउ परमिटिविटी, एक्चुअल में आप परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से मेरे लहजे में कि परमिटिविटी इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम विच इन्फ्लुएंसेस द फोर्स when two charge kept in that medium। किसी भी मीडियम में दो चार्ज को रखा गया तो वह मीडियम उस पे लगने, दोनों के बीच जो इंटरैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको कितना प्रभावित करता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो मीडियम का है वही परमिटिविटी कहलाता है। सिंपल सा, तो इससे तो पहले डाइलेक्ट्रिक्स, तो परमिटिविटी को पहले थोड़ा डिफाइन कर ले अपने हिसाब से। व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी? परमिटिविटी इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच influences the force between two charge kept in that medium, characteristics or property of medium which influences the force between two charge kept in that medium। इसको रिप्रेजेंट करें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट से, मीडियम को मीडियम से, तो यही हो जाएगा। इसको समझने जैसे कि हम और आप लोग स्टूडेंट जो हैं सिंपल सा रूम में है तो आराम से देख सकते हैं दूसरे। तो यहाँ है कि हम दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप समझ रहे हैं, इस हम दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसमें कोई बहुत कम ही डिस्टरबेंस है। तो ये जो एक क्लास है, जो एयर मीडियम है, वो बहुत कम हम दोनों के इंटरेक्शन पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है। मगर वही मान लीजिए इस रूम में एक पूरा का पूरा मेरे और आपके बीच एक प्लास्टिक सीट लगा दी जाती है, मतलब ट्रांसपेरेंट हो, थोड़ा सा पार्शियली ट्रांसपेरेंट, तो मेरा जब मैं जो है आप लोगों को पूरा क्लियर से ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो इसका मतलब कि हमारे दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन वो डिस्टर्ब हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ है। तो वही है मीडियम के अकॉर्डिंग जो है फोर्स जो है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे कि पानी में दो चार्ज रख दिया, पेट्रोल में रख दिया, डीजल में रख दिया, ड्रिप करके केरोसिन ऑयल में डिप, और हवा में रखा या फ्री स्पेस में ले गए, तो सभी जगह जो है फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी, डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में रखा है। तो वो जो मीडियम जो है इन्फ्लुएंस आती है फोर्स पे, वही परमिटिविटी कहलाता है। तो किसी दो मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी से बताते हैं। तो अब हो गया ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के, कैपिटल के और एप्सिलॉन आर, इसको जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। तो वाटर के लिए 80 है, वाटर की, फॉर वाटर एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 80, रिलेटिव परमिटिविटी इज 80। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि सेम से डिवाइड हो रहा है, सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नाउ
अब आगे चलते हैं इसके टर्म्स में। फोर्स के टर्म्स में भी नाउ वी कैन डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स। वी नो दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। अच्छा, एम सिंपल सा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन मीडियम। इफ वी इमेजिन हेयर K, capital K, that is the dielectric constant, capital K, और epsilon R equals to here epsilon by epsilon naught। तो हम जानते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब दो चार्ज जो है जो वैक्यूम में रखा होगा तो वो एफ नॉट बाय एफ मीडियम आ जाएगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं और इट इज द रेशियो फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन आल्सो डिफाइन, इसको लिख लेंगे उसके बाद आल्सो डिफाइन इट इज रेशियो ऑफ फोर्स, इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज kept in free space to force charge in medium रेशियो होगा। इस पे सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में, देखेंगे आगे। नाउ ज़्यादा नोट कर लेना है। अब आगे वेक्टर फॉर्म खत्म हो गया। अब इसमें जो है आप लोग इस इक्वेशन से F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 और 1 न्यूटन, इस इक्वेशन से यूनिट मान करके 1 कूलम को डिफाइन करेंगे। 1 कूलम को डिफाइन करेंगे इस इक्वेशन से। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज the force experienced by the similar charge kept 1 centimeter apart, with 1 centimeter apart it experience a force of 9 into 10 to the minus 10 to power 9 न्यूटन। मान ली यूनिट कूलम, फोर्स 1 कूलम। इसको डिफाइन कर लेंगे अपने से। तो 1 कूलम क्या है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज बाय अनदर सिमिलर चार्ज केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इट विल रिपेल, और सिमिलर है तो इट विल रिपेल या इंटरैक्ट ए फोर्स ऑफ 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, दैट इज 1 कूलम। SI यूनिट ऑफ कूलम चार्ज कूलम, और CGS यूनिट SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, और CGS यूनिट ऑफ चार्ज स्टैट कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में EMU। Now comes to the objective, some objective relating to Coulomb's law। Coulomb's law में अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कोई चार्ज रखा हो प्लस प्लस, दोनों सेपरेटेड हो r डिस्टेंस से, तो दोनों के बीच में रिपल्सन लाइट चार्ज है। इस Q1 Q2 प्रोडक्ट जो है मैग्नेटिक जीरो, तो रिपल्सन
on Q1 Q2 having negative value तो attraction होगा, मतलब attraction प्लस और माइनस, तो attraction इसमें रिपल्सन, यही है। तो अब एक ऑब्जेक्टिव जो है, चलिए टफ से शुरू करते हैं, फिर टफ से इजियर की ओर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक दीवार में हुक है, मेटेलिक बॉडी ऑफ मास m, ए मास m, 1 मीटर लेंथ के स्ट्रिंग और एक सिमिलर बॉल हैविंग सेम b हैविंग मास सेम 1 मीटर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। दोनों मास को, दोनों पे चार्ज q दे रखा है हमने, q, और सिमिलर चार्ज दे रखा है q। दोनों को इस हुक में लटका दिया जाए। बोथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम सेम हुक। q charge and kept in space। ये दोनों हुक को उठा के इस हुक में, इस दोनों चार्ज बॉडी को उठा के इस हुक में, सिमिलर हुक में, सेम हुक में लटका करके स्पेस में लेके चले गए हैं। देन क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या क्या? पहला क्वेश्चन वो लिख देता हूँ। टू आइडेंटिकल बॉल, समझ चुके हो क्वेश्चन? आइडेंटिकल बॉल हैविंग प्लस q is hanging to a same hook with 1 meter string each. The system is brought into space and find question number 8. Question number 1, force on each metallic ball will be option number A, K Q1 Q2 B K by 4 Q1 Q2 C K by 2 Q1 Q2 D 0. Question number 2, net force on system, net force on system A 2K Q1 Q2 B K by 2 Q1 Q2 C K by 4 Q1 Q2 D 0. Third question, tension on each string. Options are K Q1 Q2 B K by 2 Q1 Q2 C
k/4 q1 q2 d0 and the fourth angle suspended angle subtended between two string. Option 0 degree, B pi degree radian, C 2 pi, D pi/2। ये 4 क्वेश्चन है। ये क्या है? ये हुक था, इसमें एक बॉल, ये बॉल लटका पड़ा था और इसको हम फ्री स्पेस में जब ले गए हैं, फ्री स्पेस, ये 3 Q और Q4 दोनों पे है। तो अगर फ्री स्पेस में ले गए हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहला आंसर देख लेते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि किसी भी मीडियम में या कहीं पे भी दो चार्ज को रखा जाए तो दोनों अगर सिमिलर है तो रिपल्सन होगा, इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, इंटरेक्शन। अगर हम लोग स्पेस में लगे वेयर नो ग्रेविटेशनल अदर फोर्स इन्फ्लुएंसेस दैट टू बॉडी, देन ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई स्ट्रिंग बेन स्ट्रेंथन। तो यहाँ सॉल्यूशन बना थोड़ा तो मैं डील कर देता हूँ कि जो है ये स्पेस में जाने के बाद इस हुक से एक चार्ज बॉडी इधर और एक चार्ज बॉडी इधर पहुंच जाएगा, प्लस क्यू चार्ज बॉडी गेट स्ट्रेट। तब अब ये जब स्ट्रेट हो गया ए और बी, जब स्ट्रेट हो जाए क्योंकि कोई केबल और केबल कूलम्बिक फोर्स, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे तो स्ट्रिंग के सीधा सीधा हो जाए मैक्सिमम। तो अब जो है तो यहाँ पे अब बताएंगे क्या होगा फोर्स ऑन ईच मेटेलिक बॉल। तो यहाँ पे क्यू है और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर का लेंथ रस्सी था, 1 मीटर, ये तो टोटल 2 मीटर हो गया। तो फोर्स हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, हेयर Q स्क्वायर। ऑप्शंस में जो मैं Q दिया हूँ इसको आप लोग Q1 Q2 कर लें, 2 आइडेंटिकल चार्ज Q1 और एंड Q2, क्योंकि ऑप्शन में मैंने वो दे रखा है। अगर Q रहता तो यहाँ Q स्क्वायर कर देते। अभी हमने Q ले रखा Q1 Q2, देन तो ये Q1 Q2 अगर सिमिलर रहता Q तो Q स्क्वायर की टर्म्स में ऑप्शन दिया होता। तो हम चलिए मान लीजिए Q1 Q2 है, तो अब देख रहे हैं 2 मीटर की स्क्वायर, R की जगह पे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मीटर तो K/4 और Q1 Q2 फोर्स, तो वही फोर्स लगेगा दोनों पे। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेट फोर्स ऑन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम के अंदर अगर कंसीडर किया जाए तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इस वैल्यू का, मान लीजिए लेफ्ट साइड और इस पे राइट साइड, मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम मेटेलिक बॉडी सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स विल बी 0। टेंशन ऑन ईच स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग पे वही फोर्स लग रहा होगा जितना जो इस मेटेलिक बॉल पे लग रहा होगा। यहाँ से जो है ये खींच रखा होगा जितना फोर्स इस पे लग रहा होगा, क्योंकि कोई अदर फोर्स तो है नहीं यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द, यहाँ स्ट्रिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो फोर्स आया था K/4, तो ऑप्शन क्या है K/4, सी आंसर। एंगल सबटेंडेड, दोनों स्ट्रिंग के बीच एंगल कितना 180 डिग्री बाहर लेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, चलिए नीट जेई मेंस एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, सपोज ए
A ring is uniformly charged, नेट चार्ज यूनिफॉर्म रूप से फैला है तो नेट चार्ज Q. Suppose Q be the net charge in a spring, uniformly charged Q having radius R. एक रिंग है प्लस Q चार्ज, टोटल चार्ज जो है प्लस Q है उस पर और रेडियस R है. A another plus Q charge is kept at the center of the ring. Find question number 1. Net force on the string due to plus Q charge. Options are K Q by R square, B 2K Q by R square, C infinity, D 0. दूसरा नेट टेंशन ऑन रिंग will be options K Q by R square, B 2K Q by R square, C K Q by pi R square, D K Q by 2 pi R square. तो पहला देख लें, रिंग है. सवाल को आप लोग देख लें, बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. एक रिंग है, इस पर यूनिफॉर्म रूप से प्लस Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज जो है वो चार्ज है. सेंटर पे Q चार्ज जिसका कि रेडियस R. लेट अस कंसीडर फोर्स. अगर एक एलिमेंट ये DL एलिमेंट कंसीडर किया जाए, इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो F आउटवर्ड ड्यू टू Q. इस एलिमेंट पे जो DQ चार्ज है, यहाँ DQ चार्ज, नेट फोर्स जो लगने वाला होगा वो क्या हो जाएगा, K Q DQ बाय R स्क्वायर. उसी तरह इस जस्ट एलिमेंट के सामने वाला एलिमेंट जो होगा सेम स्ट्रेंथ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फोर्स होगा, यहाँ पे भी फोर्स होगा K DQ Q बाय R स्क्वायर, विच इज सिमिलर इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. ईच कॉर्नर पे, ईच सेगमेंट पे जो फोर्स जो आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण वो जीरो हो जाएगा. तो नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा. परंतु नेट अब फोर्स, नेट फोर्स सिस्टम पे रिंग पे जीरो है, परंतु इस Q के कारण सभी जगह जो होगा रिंग बाहर की ओर एक्सपीरियंस कर रहा है. फोर्स जो है वो बाहर की ओर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो स्ट्रिंग रिंग जो है वो टर्न जाएगी, सोचिए कि फैलना, चारों ओर से फैलना चाहेगी, मतलब उसमें टेंशन प्रोड्यूस हुआ है. तो टेंशन विल इज द नेट, कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल स्केलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. तो इस पे जो होगा, इस
सारे पे जो टेंशन होगा स्केलर सम ऑफ ऑल फोर्स, स्केलर सम ऑफ ऑल फोर्स बाय 2 पाई रिंग में होगा। तो टेंशन इन रिंग सर्कुलर मोशन में ये डील करा गया है। टेंशन इन रिंग स्केल सम ऑफ स्केलर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू अपॉन 2 पाई। तो सम ऑफ जो फोर्स होगा वो क्या क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा एफ के क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सभी डी क्यू करते 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 टोटल क्यू हो जाएगा। तो फोर्स हो जाएगा के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये जो होंगे ये फोर्स लगता होगा, टेंशन लगता होगा इतना सभी पे बाय 2 पाई। तो फोर्स हो जाएगा के क्यू क्यू बाय 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन डी सही है। इसको याद है, टेंशन सर्कुलर मोशन में ये डील करा गया है। अब आगे क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस सपोज आर ले लिया, फिक्स कर दी गई प्लस क्यू और प्लस क्यू फिक्स्ड, कांटी मार दिया गया है दोनों बॉडी पे चार्ज, मतलब होल्ड फिक्स कर दिया गया है। अगर फिक्स नहीं करता तो ये दोनों रिपल्सन होकर भाग जाता। अगर फिक्स कर दिया गया है और एक पॉजिटिव चार्ज को बीच में लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर बिठा दी जाए तो क्या ये चार्ज यहाँ रहेगा या फ्लू अवे हो जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इस पे जो है फोर्स ये इस पे इस डायरेक्शन में और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये जो होगा सिस्टम अभी इफ इट इज फिक्स्ड और ये चार्ज बॉडी भी ये भी फिक्स है, तब ये सिचुएशन बन के आएगा। अगर फिक्स नहीं होता तो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज मिल करके इसको भगा देता उधर या कोई सा, तो ये फिक्स नहीं रहता तो सवाल नहीं बनना है था। अब क्या क्या है, दोनों चार्ज को पहले से फिक्स कर दिया, एक चार्ज को लाइन ज्वाइनिंग के मिड में रख दिया गया, तो ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन को सस्टेन कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि इस चार्ज को किस एक्सिस पे मूव कराया जाए, इन विच एक्सिस। अगर ये ओरिजिन मान लिया जाए और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन पे रखा है, इन विच एक्सिस इट मूव्स दैट इट परफॉर्म हार्मोनिक मोशन। ऑप्शन आर एक्स एक्सिस टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, towards line joining x axis, B towards y axis, C towards z axis, D never perform SHM। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सही है या कौन से एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। तो देखेंगे क्या करना है कि टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, मान लीजिए वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस पे अगर हम इसको मूव करा रहे हैं, देखते हैं इसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कराया जाए, मान लिया जाए ये एक्स डिस्टेंस इसे मूव कराया जाए इधर, तो यहाँ से यहाँ दोनों आर था,
तो R 2R ले लेते हैं, 2R, तो ये हो जाएगा R और यहाँ से यहाँ तक R। अब ये यहाँ शिफ्ट कराने का मतलब है ये हो जाएगा R प्लस एक्स और ये बच जाएगा R माइनस एक्स। इस दोनों इफ वी शिफ्टेड दैट चार्ज टू दिस पोजिशन मतलब एक्स टुवर्ड्स देन the force of repulsion by this charge will greater than force of repulsion by this one। इसका मतलब ये जो फोर्स F मान लीजिए F1 लगा रहा है और ये इस पर जो है F2 लगा रहा है, F1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी F2 से, क्योंकि सेपरेशन घट रहा है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो फोर इसको यहाँ, तो ये अब जो है F1 इज ग्रेटर देन F2, तो ये इसको इधर शिफ्ट करना चाहेगा, शिफ्ट करेगा तो ये वेलोसिटी जैसे ही छोड़ेंगे ये वेलोसिटी में आ जाएगा और ऑरिजिन पे आके मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये फिर आगे की ओर बढ़ेगा, फिर ये इसको फर्दर रोकना चाहेगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जीरो, तो ये इसके बीच ये एक्स और इसके बीच SHM परफॉर्म कर देगा। तो एक्स एक्सिस पे मूव कराने पे पाया गया है कि ये जो है SHM परफॉर्म करेगा। अब वाई की ओर देखा जाए, वाई की ओर मूव करा दिया जाए, मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस फिक्स्ड है, क्यू क्यू, इसको वाई की ओर मूव करा दिया, वाई डायरेक्शन में मूव कराया जाए तो देखेंगे क्या होता है। तो वाई डायरेक्शन मूव कराने के बाद फोर्स इस पे इधर लगाया और ये फोर्स इधर लगाया, दोनों का रिजल्टेंट इधर, तो ये भाग जाएगा वापस नहीं आएगा। तो एक्स एक्सिस सही है, ये नहीं है, तो आंसर 1। अब ये जब SHM कर रहा है सिंपल हार्मोनिक, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके लिए इक्वेशन हम लोग नाउ इफ इट परफॉर्म SHM देन फाइंड फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी परफॉर्मिंग, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कुछ और ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। आज के लिए इतना ही।